आज की हमारी कहानी का शीर्षक है तक्षी शिवशंकर पिल्ले जी द्वारा रचित उपन्यास चेम्मीन, जो कि मलयालम भाषा में लिखी गई थी। इस उपन्यास में केरल के कटनाड स्थान से एक अरब जाति के मछुआरे थे, जो कि सबसे नीची जाति के माने जाते थे। उनके जीवन के बारे में लिखी गई है। इस कहानी में बहुत सामाजिक रूढ़िवादिता में जकड़े हुए अरब जाति के लोगों का चित्रण किया गया है, जिसमें कि तर्किस ने अपनी मलयालम भाषा में इसे लिखी थी। बाद में विश्व की लगभग ये सभी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। चेम्मीन पर एक फिल्म भी बनाई गई थी, जिसके बनने के बाद इस फिल्म के बाद तक्षी जी को बहुत ही लोकप्रियता मिली थी। इस फिल्म का निर्माण 1964 ईस्वी में किया गया था और इस फिल्म को स्वर्ण मयूर राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। मलयालम फिल्म में पहली बार इसे यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। चेम्मीन के लिए भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। तो इस तरह से इस उपन्यास के बाद तक्षी जी के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हुए। ये बहुत ही मध्यम परिवार के थे और इन्होंने इस उपन्यास की प्रख्याति के बाद इन्हें बहुत ही ऊंचा और प्रतिष्ठित स्थान भी मिला था। इस उपन्यास का आपको MST में आपको 16 जो है उसमें आपको इसको MST 16 का में इस उपन्यास के बारे में आपका वर्णन किया गया है। तो शुरू करते इसमें जो है अरब जाति के जो मछुआरे थे उनके जीवन शैली, उनकी सामाजिक जो थी भावनाएं, उस सब के बारे में बताया गया। चेम्मीन का शुद्ध हिंदी में मछुआरे नाम भी होता है, जो कि इसका अर्थ अरय जाति के मछुआरों से संबंधित है। इस उपन्यास के मुख्य पात्र जो है परिकुट्टी थे, करुतमा, पलनी, चेपन कुंज और चक्की थी। चक्की और चेपन कुंज की दो बेटियां थी, करुतमा और पंचमी, और इन्हीं के इर्द गिर्द ये उपन्यास की जो भावनाएं, उपन्यास चारों तरफ से घिरा हुआ है, इन्हीं की जीवन पर आधारित है। केरल के समुद्री तट पर मछली पकड़कर जीवन निर्वाह करने वाला एक समुदाय रहता था, जिसका नाम था अरय। इसका अर्थ होता है मछुआरे। मछुआरे के जीवन परिवेश का चित्रण इसमें किया गया है। चेपन कुंज अपनी पत्नी चक्की और दो बेटियों सहित यहाँ निवास करता था। इस समुद्री तट पर बड़ी लड़की का नाम था करुतमा, जो अब बड़ी हो चुकी थी। अरय समाज में लड़कियों की शादी 11 वर्ष की उम्र तक हो जाती है। करुतमा अब 16 साल की हो गई थी, लेकिन उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। छोटी छोटी झोपड़ियों में अरय जाति के लोग रहते थे। चेपन कुंज के बाल्यकाल सखा अक्षय कुंज जो थे, वो अपनी पत्नी के साथ वहीं रहते थे। समुद्री तट पर मछली पकड़कर बेचने के लिए ये लोग बेचने का ये सब व्यवसाय करते थे। करुतमा तथा परिकुटी दोनों बचपन के दोस्त थे और वहीं पर बड़े हुए। परिकुटी जो था अपने पिता के साथ, जो कि मुस्लिम जाति का था, वो इस तट पर अपने पिता के साथ बचपन से ही आता था, इसी व्यवसाय में साथ निभाता था और यही बचपन से उसकी दोस्ती करुतमा से होती है। और इन दोनों की दोस्ती जो है बढ़ती जाती है और ये बच्चे से बड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे इनमें प्रेम हो जाता है। अरय समुदाय का यह विश्वास था कि अरय जाति के सभी लोग नाव नहीं खरीद सकते। मछुआरों की 5 जाति होती थी, उनमें ये सबसे मध्यम वर्ग में आते थे, निचली वर्ग में। चेपन कुंज मछुआरा है और वह एक चतुर नाविक भी था। सामाजिक नीतियों के विरुद्ध वह अपनी एक नाव खरीदना चाहता था।
एक नाव के मालिक होने की बात जो है, ये भी गर्व की बात होती थी अरब जाति के लोगों के लिए। और इसलिए वो खरीदने की का जब मन बनाता है तो उसके प्रति सभी लोग इनकार करते हैं उसकी बात को। परंतु चेपन कुच को बहुत अधिक मन था उसे नाव लेने का, तो उसने अपनी ये सारी बात चक्की पत्नी को बताता है। चक्की भी जानती है कि ये हमारे लिए आसान बात नहीं है। परिकुट्टी एक सफल व्यापारी रहता है। परिकुट्टी अपने पिता के साथ आता है, वो बड़ा हो गया रहता है तो बहुत अच्छी से व्यवसाय को संभालता है। नाव खरीदने के लिए रुपये उधार लेने की इच्छा जताता है वो। माँ बाप की बात सुनकर करुतमा जो है वो परिकुट्टी जो कि सफल व्यवसायी था उससे नाव खरीदने की बात, अपने पिता वाली बात बताती है और पैसे भी उधार लेने की मांग करती है। करुतमा से परिकुट्टी प्रेम करता था, इसलिए उसकी बातों को समझता है और उसे पैसे देने के लिए तैयार भी हो जाता है। और यहीं से शुरू होती है उन सबकी जीवन में उतार चढ़ाव का मार्ग। परिकुट्टी से पैसे मिलने के बाद चेपन कुंज ने नाव तो खरीद लिया और अच्छे से व्यवसाय भी करने लगा, लेकिन उसने परिकुट्टी का पैसा वापस नहीं लौटाया। इतना ही नहीं, दूसरी नाव खरीदने के लिए भी उसने पैसे उधार ले लिए। परिकुट्टी के ही ढेर पर सूखी मछलियाँ बोरी में भरकर चेपन कुंज बिक्री करता था। इस तरह परिकुट्टी का कर्जदार बनता जा रहा था, लेकिन वह कभी भी पैसे चुकाने की बात सोचता नहीं था। दोनों नावों में खूब व्यापार तो हो गया, पर परिकुट्टी का धन उसने नहीं लौटाया। उसे लौटा देने की इच्छा भी नहीं हुई। करुतमा ने एक बार माता से पूछा कि दूसरों को धोखा देने से समुद्र तट पर नाश हो जाता है। एक बार माता से पूछा कि पिताजी उसे पैसे क्यों नहीं लौटा रहे हैं, लेकिन वह भी चुप रह गई। इन सभी बातों को लेकर माँ और बेटी में, करुतमा और उसकी माँ में बहुत लड़ाई होती है और वो अपनी ज़िद पे रहती है करुतमा की परिकुट्टी को वो पैसे वापस कर दे। चेपन कुंज अमीर बन गया था, उसकी स्वभाव में बर्ताव में भी अंतर आ गया था। वह मालिक की तरह अपना व्यवहार रखने लगा। चेपन के पास इतना रुपया कहाँ से आया, ये सारी बातें उस जाति के लोगों में एक चर्चा का विषय बन गया। समुद्री तट पर चर्चा बढ़ती जा रही थी। इसी संबंध में उसके जो दोस्त थे अच्छन कुंज और चक्की के बीच में खूब झगड़ा हुआ। बात बढ़ती चली गई और ईर्ष्या भी बढ़ती चली गई इन सब समुदाय के बीच में, क्योंकि इस जाति के लोगों की ऐसी धारणा थी कि बेटी की शादी 19 साल में कर दी जाए, लेकिन चेपन कुंज ने 17 साल होने तक अपनी बेटी का विवाह नहीं किया। यह भी समुदाय के लोगों को नहीं भा रहा था। वे इसके लिए भी अवहेलना कर रहे थे कि पैसे नहीं है, सयानी लड़की घर पे बैठी है और नाव और जाल खरीदे जा रहा है, इसे शादी की नहीं पड़ी है। करुतमा ने इसका घोर विरोध भी किया। परिकुट्टी के साथ इसके संबंध को भी कहीं ना कहीं अरब जाति के लोगों ने भांप लिया था। बाप की मर्यादा की रक्षा माँ ने चेतावनी दी कि अपनी मर्यादा में रहे, लेकिन परिकुट्टी के प्रेम में करुतमा अंधी हो चुकी थी। दो नाव खरीदने और व्यवसाय में बढ़ोतरी के बाद चेपन कुंज की स्थिति बदल गई और वो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का हो गया। चेपन की आकांक्षाओं की सीमा नहीं रही। उसे अमीर बनना था और उस चक्कर में वो जो चाहे वो कर रहा था। छोटी छोटी मछलियाँ खरीद कर लाता और उसे बेचता और सौदे के में अत्यधिक धन कमा रहा था और इस तरह उसका व्यवहार भी बदलता जा रहा था। करुतमा के बार बार बोलने के बाद भी उसने परिकुट्टी के पैसे वापस नहीं किए। इधर परिकुट्टी की हालत खराब होती जा रही थी। वह उसने धन दे देकर उसे चेपन कुंज को नाव खरीदवा दिए और बहुत सारे धन का लाभ करवाया, लेकिन परिकुट्टी को बदले में कुछ भी नहीं मिला और वो प्यार में अंधा होकर सब कुछ देता चला गया। परिकुट्टी की हालत बिगड़ते देख करुतमा को बर्दाश्त नहीं हुआ। करुतमा ने लौटाए हुए पैसे
लौटाने के लिए अपने पिता से बहुत सारी लड़ाइयाँ की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। करुतम्मा को ऐसा विश्वास था कि उसके तट अर्थात सागर माता उनकी प्रत्यक्ष देवता है, ईश्वर सब कुछ वही है और वे जो करेंगी वो सही होगा और गलत का गलत परिणाम भी मिलता है, ये उसके मन में बैठी हुई थी। और उसने हर तरह से अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकला। इधर परिकुट्टी की बिगड़ती हालत को देख के उसके पिता ने कहा कि अब इस समुद्र के तट पर के काम को छोड़कर दूसरे धंधा शुरू करते हैं, लेकिन परिकुट्टी वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। उसने साफ कह दिया कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वह सागर तट को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकता और वहीं पर अपना व्यवसाय जमाए रखेगा। एक बार समुद्र तट पे चाकरा का दिन आया। चाकरा का अर्थ होता है समुद्री मेला लगना, इस तरह से मतलब बहुत खुशी। ये समय जो होता है उसके बाद वहाँ के रहने वालों की स्थिति में सुधार होता है। चाकरा का समय आने पर सबकी मछुआरों की इच्छाएं पूरी होती है, आवश्यकताएं भी की पूर्ति होती है। उनकी जो घरेलू चीज़ें होती है आदि इच्छाओं की पूर्ति इसी समय में संभव होती है। समुद्र तट पर यह एक पर्व की तरह मनाया जाता है। चक्की करुतमा के लिए सोने के आभूषण खरीदना शादी की बात पक्की करना चाहती थी। करुतमा के लिए सोने का आभूषण खरीदना और ये सारी चीज़ों की तैयारी इसी चाकरा के समय में चक्की करना चाहती थी, क्योंकि इस समय को वो लोग शुभ मानते हैं। एक पर्व उत्सव की तरह इस चाकरा के दिन को वे लोग मनाते हैं। एक सीधी से और परिकुटी जो है वो भी इस समय को बहुत महत्व समझता है और वो भी इसमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की सोचता है। परिकुटी के मन में भी एक प्रबल आशा जागने लगी कि इस बार व्यापार में ज़रूर सफलता मिलेगी, क्योंकि इस चाकरा के समय में सबकी उम्मीदें, इच्छाएं, आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यह मन में आस लगाए परिकुटी भी अपनी आशाओं को जगाता है और अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति की कामना करता है। और इस चाकरा के बाद समुद्र में उथल पुथल के बाद पानी जब शांत हो जाता है, तब मछुआरे अपनी समृद्धि का उदय करने के लिए अपनी अपनी नावें लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। चेपन की भी नाव सबसे पहले समुद्र की ओर आगे गई, पीछे अन्य सभी नावें भी निकलती है। चाकरा के समय के बाद ये समय आता है जब मछुआरे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनी अपनी नाव को लेके आगे की तरफ बढ़ते हैं और उनकी इच्छाओं का एक ही मकसद रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो वहाँ से मछलियाँ पकड़ के लाए, बेचे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाए। यही उनकी इच्छा रहती है, तो इसके लिए सभी आगे बढ़ते हैं। और चेपन को इस बार भी चेपन कुंज को अच्छी खासी मछलियाँ मिल जाती हैं। थोक माल लेने वाले व्यापारी लोग इकट्ठे हो गए। उसमें परिकुट्टी भी आता है कुछ माल खरीदने के लिए, ताकि वह भी मुनाफा कमा सके बेच के। लेकिन चेपन कुंज उसे देने से इनकार करता है। परिकुट्टी दूसरों के पास जाकर लेता है, उसे उतना नहीं मिलता है, लेकिन उसी से अपना वो गुजारा करने के लिए व्यवसाय जमाने की कोशिश करता है। आगे परिकुट्टी भी निराश हो जाता है। चेपन अधिक से अधिक उत्साह उसके में उभरने लगता है। उसके मन में इच्छाएं और ज़्यादा प्रबल होती हैं। कोई भी इस बार ऐसे समुद्र में जाने के बाद दोबारा जाने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन चेपन कुंज के मन की लालच जो होती है वो बढ़ती जाती है। वो ऐसे समय में भी दोबारा नाव लेकर निकलने का प्रयास करता है। सभी रोकते हैं, लेकिन वह नहीं मानता है और लेकर निकल पड़ता है। अगले दिन पुनः सभी मछुआरे अपनी नावें लेके आगे की ओर बढ़ते हैं। चेपन कुंज भी बढ़ता है। चेपन कुंज सबसे आगे रहता है। पतवार की जगह पर एक होशियार आदमी खड़ा था और वह चलता जाता है। उसके साथ साथ उसको टक्कर देने वाला एक और समुद्री मछुआरा जो है वो आगे की तरफ निकलता है, जिसका नाम रहता है पलनी। पलनी अकेले ही अपनी पतवार को बढ़ाता हुआ आगे की तरफ भागता जाता है और उसकी बराबरी के टक्कर के होने के कारण चेपन कुंज कभी आगे और कभी वो पीछे की तरफ बढ़ता चला जाता है और आगे आखिरी नावें किनारे पर आकर लौटती हैं और सभी अपनी अपनी जगह पहुंचते हैं। चेपन पलनी को गले लगाते हुए कहता है कि तुम सचमुच सागर के वीर बेटे हो, क्योंकि
चेपन को पलनी की वीरता का आभास उसके नाव चालक से ही पता चल गया था, क्योंकि समुद्र में उतनी तेज़ और उस गति से कोई भी आगे चेपन के अलावा कोई भी नहीं बढ़ता था, और उस पलनी ने उसे मात दी थी। तो इस तरह उसे बहुत से अ, अ, उसकी तरफ खिंचाव होता है। पलनी चुप रहता है। बिक्री में उस दिन पलनी को थोड़ा अधिक पैसा मिलता है, जो कि चेपन कुंज से भी ज़्यादा रहता है। पलनी से उसके बारे में जानकारी हासिल करता है चेपन कुंज, और उसके माँ बाप के बारे में भी पूछता है। घर पहुंचकर चेपन ने चक्की को पलनी के बारे में सारी बातें बताता है, और मन ही मन वो उस उम्मीद करता है कि करदमा की शादी उस पलनी से ही कर दे, और इसके लिए उसने विचार मन में आता है। चेपन कुंज और चकी दोनों आपस में बातें करती हैं और उन्हें पलनी को खाने के लिए निमंत्रण देती है। चेपन और पलनी के भेजे गए निमंत्रण को पलनी स्वीकार करता है, और चेपन के घर एक भोजन का आयोजन होता है। पलनी वहाँ आता है, भोजन करता है, और उसे वो अपने माता पिता के अनाथ बच्चे होने के कारण उसे ये वह सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था, और उसे वहाँ बहुत अच्छा लगा। वह अपनी माता को कभी नहीं देखा था, और यहाँ पर घर का बना भोजन मिलने से उसे बहुत अच्छा लगा, और उनके प्यार और व्यवहार को भी वो उसे बहुत अच्छा लगा। पलनी ने भी अपनी सारी बातें उनको बताई। उसने कहा कि छोटे में ही मेरी माँ बाप चले गए, उसके बाद मैं इस जल जीव से भरे जगह पर ही बड़ा हुआ, और जब बड़ा हुआ तो नाव जाकर कमाने लगा नाव पर, और अपने हाथ पैर चलाने और इच्छानुसार खर्च भी किया। इससे धन में क्या अभिलाषाएं भरी है ये सब कुछ मुझे नहीं पता, बस मैंने अब पलनी पेट भर के खाया, और उसके बाद उसने अपनी सारी तकलीफ़ को उनसे बताई। उसे भी अपनी पहली बार अपनी बातों को उनसे बताना अच्छा लगा। उसने बड़ी प्रसन्नता से भर पेट वहाँ भोजन किया। उसे कौन कौन सी सब्जियाँ अच्छी लगी चक्की ने समझ लिया, और बार बार परोस कर खिलाती भी गई। पलनी को भी अपनी उम्र का पता नहीं था। एक माँ की तरह चक्की ने जैसे जैसे चेतावनी थी वो बहुत ही सही तरीके से सुनता गया। फिजूल खर्ची नहीं करना, पलनी सिर्फ हाँ बोलता चला गया, और चक्की जो है आत्मीयता के साथ उपदेश देती रही। देखभाल के लिए एक साथी होना चाहिए, और मन की बात अपनी बताती चली गई। उसने मन ही मन तय कर लिया कि करुतम्मा की के लिए यह पलनी सबसे योग्य वर है। यह संदेह भी था कि यदि कोई पूछे कि बेटी को कहाँ भेजे, क्योंकि वो अलग जाति का था, तो वह उत्तर दे देगी कि वो दूसरे तट पर चली गई। लगातार दूसरे दिन पानी बरस रहा था। इस तरह से करुतम्मा की शादी पलनी के साथ चक्की और चेपन कुंज तय कर लेते हैं। इधर चक्की ने परिकुट्टी और करुतम्मा के प्रेम संबंध को चक्की से छिपा कर रखा था। उसे कुछ भी मालूम नहीं था। वह कर चुकाने की बात को बार बार याद दिलाती थी। आगे की बात करुतम्मा नहीं कह सकी, लेकिन चक्की समझ गई। चेपन ने पैसे की तिजोरी से 75 रुपये निकालकर चक्की ने सोचा कि वो परिकुटी को लौटा देगी, लेकिन वह नहीं कर पाई। पलनी शादी के लिए तैयार भी हो गया था, और उसे जिस तरह हर बार इन जातियों में पैसे देने की रिवाज थी कि जिसे शादियों पैसे देने पड़ते थे, लेकिन पलनी पैसे के लिए भी नहीं तैयार होता है। पैसे न लेने के कारण ये लोग और खुश हुए। चक्की ने पूछा तो उसने न लेने की बात कही थी। करुतम्मा ने कहा, मुझे स्त्री धन नहीं चाहिए, यह पैसे छोटे मालिक अर्थात परिकुटी को दे दो। मुझे देने वाला सारा पैसा उस परिकुटी को दे दो ताकि उसका उधार चुकाया जा सके। शादी तय हो जाने के बाद पलनी को अपने यहाँ ही रख लेने की इच्छा थी। चेपन कुंज की बेटे का अभाव था, इसलिए सोचा कि पलनी रहेगा तो उसे और सहारा मिलेगा, लेकिन पलनी तैयार नहीं हुआ। शादी तय होने की बात जब परिकुटी को मालूम होती है तो उसे भी बुरा लगता है, और फिर नाव की ओट में अंतिम बार जाने के लिए मिलने के लिए करुतम्मा को बुलाता है। करुतम्मा भी वहाँ पहुँचती है। करुतम्मा को परी
परीकुटी से बहुत कुछ कहना था और वह उसके पास जाती है। उसे बहुत बुरा लगता है जब चाकरा के सिलसिले में आए पलनी के साथ करदमा का विवाह पक्का होता है। तो जब परीकुटी को मालूम होती है तो वो बहुत ही दुखी होता है और उसका जो है विश्वास चकनाचूर हो जाता है। एक बार के लिए उसके मन में जान देने की बात आती है, लेकिन करदमा उस समय उसे समझाती है। अंतिम बार वे इसी तट पर आकर मिलते हैं और स्नेह निर्भय विदाई एक दूसरे को देते हैं। स्वास्थ्य में उनके हृदय में जरा भी ग्लानि नहीं रहती है। वे आशीर्वाद के साथ एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आखिरी विवाह का दिन आता है। आखिर दिन चकी की इच्छा थी कि शादी बहुत ही धूमधाम से की जाए, लेकिन कुछ आभूषण गहने बना लेने के कारण चेपन का थोड़ा पैसा खर्च हो गया, इसलिए खूब खर्च करने के लिए तैयार नहीं था। ठीक मुहूर्त में शादी ब्याह की रस्में शुरू होती हैं। शादी की प्राथमिक रस्म पूरी हो गई थी। ठीक उसी मुहूर्त पर चक्की बेहोश हो जाती है। माँ की ऐसी हालत देखकर करदमा शादी के बाद जाना नहीं चाहती है। तब माँ उसे डांटते हुए उसे जाने को कहती है और सबके बीच यह भी सुना देती है कि उस परीकुटी मुसलमान के चलते तो नहीं जाना चाहती है। ये बातें सुनकर सभी वहाँ आश्चर्यचकित हो जाते हैं और चेपन कुंज को, जो कि कुछ नहीं मालूम रहता है, इस बात को सुन के बहुत ही आघात लगता है और वह रौद्र रूप धारण कर लेता है। करदमा ने चेपन के दोनों पैर पकड़े और उस जाने की आज्ञा ली, लेकिन चेपन ने जार कर उसे मुंह फेर लिया। करदमा की कुछ समय वैसे ही पड़ी रहती है, पर वर पक्ष की विदा के साथ साथ करदमा पलनी के साथ लौट जाती है। पलनी के साथ करदमा दूसरी समुद्र के दूसरी तट त्रिकुन्नपुसा के पास आकर अपना जीवन यापन शुरू करती है। यहाँ कुछ उसे अजीब लगता है, क्योंकि वहाँ की स्त्रियाँ एकत्र होकर नववधू के बारे में बातें करने लगी कि एक जाल वाले से, जिसके पास नावें भी हैं, सब कुछ है, अपनी बेटी की शादी ऐसे पलनी से क्यों कर दी, जिसके ना माँ बाप का पता है, ना ही संबंध का, ना ही जात का। ये सब बातें करदमा को बुरी लगती हैं। नए तट पे आने के बाद करदमा के जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में मैं इसके बाद की जो उपन्यास की कहानी है उसको लेकर आऊँगी। ज़मीन की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसकी ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और इसके बाद की जो कहानी है वो आप अच्छे से समझ सकें।